हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हमारा टॉपिक है कि मार्केट में ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में निफ्टी सबको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन किसी के भी स्टॉक ऊपर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट तो विवेक भाई ऊपर जा रहा है, लेकिन सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं हमारी टेक्निकल स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है? क्या हमें स्टॉक्स को और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है, या फिर हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर अगर इन सब चीज़ों के हमें आंसर करने हैं तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम मार्केट की बात करें कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो हम उसको निफ्टी ना माने या सेंसेक्स ना माने, क्योंकि सेंसेक्स 30 कंपनीज से मिलकर बनता है एंड निफ्टी 50 कंपनीज से मिलकर बनती है। और अगर हम बीएससी में बात करने लगे तो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पर ऑलमोस्ट 4000 कंपनीज लिस्टेड हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर करीब करीब 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं जो जिसमें ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनीज के एवरेज को मान लेना कि ओवरऑल मार्केट इज गोइंग अप, बट विवेक भाई हमारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, सो दैट इज नॉट राइट। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 के सारे ही स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते, कुछ ही स्टॉक्स को जिनकी अच्छी खासी वेटेज होती है उनको पकड़ के ऊपर ले जाया जाता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और इसमें भी इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम ये देख रहे हैं विवेक भाई, पिछले इतने सारे दिनों से निफ्टी तो ऊपर जा रही है लेकिन अपने स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो एक बार निफ्टी के चार्ट पर निगाह डालकर देखो कि निफ्टी कितनी ऊपर जा रही है। हम यहां पर अगर 4 अगस्त की बात करने लगे तो 4 अगस्त को भी सेम लेवल पर निफ्टी थी, फिफ्थ को भी सेम पर थी, फोर्थ को भी सेम पर थी, फिफ्थ को भी सेम पर थी, सिक्स को भी सेम पर थी। उसके बाद में सैटरडे संडे निकल गया, मंडे भी सेम लेवल पर थी, और आज ट्यूसडे है, आज भी सेम लेवल पर ही है। देयर इज नो मूवमेंट इन द मार्केट इटसेल्फ एज सच। उससे पहले निफ्टी यहां पर एक पूरे कंसोलिडेशन जोन में थी। इसके बाद मैक्सिमम क्या हुआ है कि यहां पर एक ये कैंडल बनी है जिस कैंडल ने निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर लेकर गए और उसी रेंज में वापस से आ गए। तो जो जितनी भी मूवमेंट आई है ना, एक्चुअल में निफ्टी में जो बहुत बड़ी मूवमेंट सबको नजर आ रही है कि विवेक भाई निफ्टी में मतलब स्टॉक्स तो ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी तो ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो सिर्फ ये 2.22% की मूवमेंट एक्स्ट्रा आई है 2 डेज में, इससे ज्यादा निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो जून का पूरा महीना, जून जुलाई एंड अगस्त, जो अभी 10 डेज निकल चुके हैं, इट मींस लास्ट 70 डेज में निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 2% ऊपर गई है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं गई है। तो यहां पर जब भी हम इस तरह की बातें करें कि डर लगना शुरू हो, तो एक्चुअल नंबर्स पे हमें एक बार से ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल नंबर्स क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर हम निफ्टी में बैंक निफ्टी की बात करने लगे, जैसे निफ्टी बैंक की बात करने लगे, तो उसका भी आप चार्ट एक बार ओपन करके देखो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने पिछले इतने सारे टाइम से कोई भी मूवमेंट नहीं की। अब यहां पर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो जिस लेवल पर आज बैंक निफ्टी है वो 5 फेब को सेम लेवल पर थी, और अभी 10 अगस्त है, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स में निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। तो यानी कि पिछले 6 महीने से निफ्टी ने कैसी भी मूवमेंट यहां पर नहीं दिखाई है। तो जब हम इतनी बातें करते हैं विवेक भाई अपने शेयर्स नीचे जा रहे हैं लेकिन मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो मार्केट ऊपर कहां जा रही है आप ये भी तो देखो एक बार। हमेशा ऐसा फील होता है कि सबकी गाड़ी अपने से तेज चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब भी आप इस तरह की चीजों को देखो तो एक बार एक्चुअल में नंबर्स भी हमें देख लेने चाहिए। यहां पर 5 फेब को सेम लेवल था, एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज, 188 डेज, यानी कि 6 मंथ्स 8 डेज के बाद भी बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। सेम तरीके से अगर हम निफ्टी की बात करने लगे तो निफ्टी में भी यहां पर सेम ही बात पता चल पाती है कि अगर हम इस लेवल से बात करने लगे 16 फेब से, और आज का हम लेवल चेक करने लगे, तो 175 डेज में निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ 5% की बढ़त दिखाई है। तो निफ्टी कहां बढ़ रही है और बैंक निफ्टी कहां बढ़ रही है मुझे नजर नहीं आ रही है, और किसी को भी नजर नहीं आएगी जब हम एक्चुअल नंबर्स को इस तरीके से करके देखेंगे। हवा में बातें करने से कुछ नहीं रखा। देखो हम अगर इन चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो फिर अपने साथ गलत कर रहे होंगे। फिर हमें स्टॉक मार्केट में एक्चुअल में इन्वेस्ट करने से पहले जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। अब सेम वे में अगर हम निफ्टी में बैंक निफ्टी मिड कैप की बात करने लगे,
जो मिड कैप 50 है उसको भी फेब से एक बार चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि फेब से लेकर अब तक क्या हुआ। अगर हम मार्च से बात करते हैं, ये फेब वाला नंबर है, यहां से बात करें तो अभी भी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उन्होंने पिछले 6 मंथ्स में 7% का गेन दिया है, यानी कि बाकी सबसे ज्यादा किया है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर पिछले कुछ दिनों में, अगर हम बात करें यहां पर पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो थोड़े से नीचे आए हैं, 5-6% नीचे आए हैं। और अगर 5-6% अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो नीचे आया है मिड कैप में और निफ्टी 50 में कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो ये तो जायज सी बात है कि जब पूरा सेक्टर ही, पूरा सेगमेंट ही, नॉट सेक्टर, पूरा सेगमेंट ही अगर नीचे जा रहा है तो अपने स्टॉक्स भी उसमें नीचे जाने बनते ही हैं। क्योंकि जिस पर्टिकुलर टाइम पर बैंक निफ्टी बहुत स्पीड से ऊपर जा रही थी या नहीं जा रही थी, या फिर मिड कैप स्टॉक जब अच्छे खासे ऊपर जा रहे थे, जब इन्होंने इतनी बड़ी रैली ली थी, उस टाइम पर शायद निफ्टी ने इतनी बड़ी रैली नहीं दिखाई थी। तो अगर हम इस चीज को चेक करने लगे 19 अप्रैल से 15 जून तक, यानी कि अप्रैल हाफ, मई, जून, यानी कि 2 मंथ्स में जहां पर 57 डेज में मिड कैप स्टॉक्स ने 20% की रैली दिखाई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पर निफ्टी 50 ने क्या किया था एक बार ये भी देखते हैं। तो यहां पर 15 या 19 अप्रैल से लेकर यहां तक ये सिर्फ 10% ऊपर गया था। तो हमें इस चीज को भी तो समझने की जरूरत पड़ेगी कि जिस टाइम पर हमारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पर निफ्टी उतना परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो हमें अपने आप को जब मार्केट से लिंक करने की बात करें तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो कौन सा सेगमेंट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। अगर हम निफ्टी के सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें ट्रेड करते हैं, तो फिर हमें निफ्टी से कंपेयर करना चाहिए। लेकिन अगर हम मिड कैप में ट्रेड करते हैं तो हमें मिड कैप से कंपेयर करना चाहिए। और अगर हमारा मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों में मिक्स रहता है तो हमें उसमें स्मॉल कैप को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब स्मॉल कैप 250 की अगर बात करने लगे तो आप पिछले कुछ टाइम में देखो तो क्या हाल हुआ है। तो यहां पर अगर ओवरऑल गिरावट आई है तो उसमें फिर गलत क्या है। ओवरऑल जो आज का लो बना था फिलहाल के टॉप से, दैट इज 6.86% डाउन, और ये पूरा इंडेक्स है स्मॉल कैप का। लेकिन इसमें अगर हम अप्रैल से लेकर जो 19 अप्रैल के आसपास का पीरियड था ये वाला, यहां से अगर 15 जून तक की बात करने लगे तो यहां पर 23% की यहां पर बढ़त भी आई थी, जो बहुत अच्छी खासी बढ़त थी। तो इस चीज को भी हमने ध्यान रखना है। ऐसे नहीं होना कि विवेक भाई निफ्टी इज मूविंग अप, आर स्टॉक इज नॉट मूविंग अप, सो व्हाट टू डू, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग। तो उससे पहले एक बार अपने सेगमेंट के इंडेक्स को भी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब निफ्टी मूव नहीं कर रही थी तब हमारे स्टॉक्स भी मूव कर रहे थे। हमारे स्टॉक्स आज की डेट में भी जो उसका रेस्पेक्टिव सेगमेंट है, जो उसका रेस्पेक्टिव इंडेक्स है, उसके हिसाब से मूव कर रहा है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। मैं जनरली अपने अकाउंट्स ओपन करके नहीं दिखाता हूं, लेकिन मैं आपको अपना एक जीरोधा का अकाउंट ओपन करके दिखाता हूं जिसमें मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूं। लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट्स मेरे ज्यादातर बैंकिंग्स जो ब्रोकर्स हैं उनके पास होते हैं। लेकिन मैं एक्चुअल में हमेशा से एक चीज चाहता हूं कि जितना कम अपनी वेल्थ का दुनिया को पता चल सके उतना कम पता चलना चाहिए। तो इसलिए अपनी वेल्थ को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लगाओ कि अगर रिलेशनशिप मैनेजर कभी अकाउंट ओपन करके देखे भी तो आपको मतलब उनको आपके एक्चुअल वेल्थ का किसी को भी पता ना चल सके। सो 10 अकाउंट्स में बाइफरकेट करना है, अपने 5 अकाउंट खोलने हैं, 5 वाइफ के खोलने हैं, और एचयूएफ भी खोलना है, कंपनीज के भी खोलने हैं, बच्चों के अलग करने हैं। तो जितना डाइवर्सिफाई इस तरह से कर सकते हो मैनेजेबल वे में उतना कर लो। मैं इसको इसलिए कर पाता हूं बिकॉज आई एम फुल टाइम इन दिस बिजनेस। तो मेरा कुछ अलग जॉब नहीं है, मैं अलग किसी बिजनेस में नहीं हूं, मैं फुल टाइम ट्रेडर ही हूं। तो मैं इसलिए मैनेज कर पाता हूं। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूं। तो इसमें मैंने 1.3 के आसपास टोटल पैसा लगाया हुआ है, और 1.3 के चलते यहां पर 2.9 का पूरा लॉस मेरा है आज की डेट में। 2,90,000 के आसपास का मेरा लॉस है। तो ये चीजें ऐसी ही चलती हैं, मतलब 2.89 है, एंड अगर 1.29 के ऊपर 2.89 का अगर हम फिगर देखते हैं, मैं इसको इससे आपको पूरी फिगर मैं इसको लेफ्ट में ले जाता हूं और आपको पूरा दिखाता हूं। तो यहां पर 2.89 का तो आज का लॉस है, यानी कि आज भी मेरा ये पोर्टफोलियो 2.39% डाउन है, और जो टोटल पोर्टफोलियो मेरा डाउन है ये वाला वो 8.84% है। जिस टाइम पर मैंने ट्वीट किया था उस टाइम पर पोर्टफोलियो इतना डाउन नहीं था, उस टाइम पर 7.9% डाउन था मैंने जब ट्वीट किया था। तो माय करंट होल्डिंग इन माय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 7.9% एट दिस पॉइंट। आई एम होल्डिंग टाइट, इट्स ऑल नॉर्मल, वेरी सून ऑल विल स्टार्ट हिटिंग द टारगेट वन बाय वन टू मेक मोर देन 20% गेन इन नेक्स्ट 3 to 6 months। तो उस टाइम पर 7.9 था, उसके बाद में ये
सॉरी 8.83 हो गया, 1% और डाउन आ गया, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, इट्स अलोंग विद द मार्केट। आप एक चीज समझो, जब रास्ते में अगर आप कहीं जा रहे हो ना, एक लंबी जर्नी तय करनी है और रास्ते में कहीं पर आपको ट्रैफिक मिल जाए तो वहां पर क्रिब नहीं करते, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, अपनी गाड़ी के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ते, या फिर अपनी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज पर मींस विश्वास करना नहीं छोड़ते। उस टाइम पर सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि ये ट्रैफिक खत्म होगा, उसके बाद ओपन हाईवे आएगा और तब हम अपने आप को पुश करेंगे और तब 120 की स्पीड पर चलाएंगे। लेकिन अगर ट्रैफिक में सामने बंपर टू बंपर ट्रैफिक ड्राइविंग है और यू कैन नॉट ड्राइव बाय मोर देन 10%, और अगर किसी रीजन से आपको वापस भी लेना पड़े क्योंकि आगे इतना ट्रैफिक जैम है कि वहां से वापस लेकर आपको दूसरे रास्ते से जाना है, मींस वॉट एवर, तो यहां पर ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक को तो ध्यान में रखकर ही चलना पड़ेगा। हम उड़कर नहीं जा सकते, और अगर उड़कर जाना था तो फिर वो उड़कर ही जाना था। लेकिन अभी हम ड्राइविंग करने निकले हैं तो ड्राइव करने ही निकले हैं। तो आप भी अगर देखोगे तो मेरी दूसरी कोई पोजीशन नहीं होती। आई एम होल्डिंग इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो 54 स्टॉक्स, और उसमें वो सारे स्टॉक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एंड आप ये देखो, आज का डे चेंज में अगर आप देखोगे तो एक तो ये प्लस में है, दैट इज ओनली 0.06%, एंड इससे अलग HDFC AMC 0.44 एंड हिंदुस्तान फूड्स 0.54, एंड उससे अलग कुछ भी नहीं है, सारे रेड में है आज। और अगर नेट चेंज की बात करने लगे तो नेट चेंज में सिर्फ और सिर्फ HDFC AMC को छोड़कर बाकी सारे रेड में है। मीन्स अब क्या कर सकते हैं इस केस में और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं जो मैंने ट्वीट किया था यहां पर, दैट वी नीड टू वेट फॉर द मार्केट टू गेट बेटर। और यहां पर जब अपने स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे आ चुके हैं, यहां से राउंड लेकर वापस से ऊपर चलेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। यहां पर भी ऐसे नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर से सेम लेवल हिट किया, फिर ऊपर गया, यहां भी नीचे आया था, फिर ऊपर गया, यहां भी नीचे आ रहा है। अब या तो यहां से ऊपर जाएगा या थोड़ा सा यहीं पर कंसोलिडेट होगा, फिर ऊपर जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड मोर ओवर, जब यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स इज एट ऑलमोस्ट मींस लाइफ टाइम हाई, नॉट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, स्मॉल कैप इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, तो यहां पर हमें यह देखना है कि क्या हमारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पर हैं। नो, नन ऑफ आवर स्टॉक इज एट लाइफ टाइम हाई, ऑल आर मेकिंग ए वेरी गुड बेस। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे 1.3 के उसमें 1.3 में अगर मैं 6% का एक फिगर लेता हूं तो दिस इज 7.8, तो यहां पर 7 से 8 मींस 8 लाख रुपए तक से ज्यादा मेरा किसी भी स्टॉक में नहीं लगा हुआ है इस पूरे पोर्टफोलियो में। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि वेल डाइवर्सिफाई करके लगाओ, तो उस चीज को सिर्फ सुनना नहीं होता, कहना भी मानना होता है। यहां पर सीखने में सिर्फ बातों को सुनना नहीं है, सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट भी करना है। अब आप मेरी फिगर्स देखो कि मैंने कितना कितना पैसा एक एक स्टॉक में लगाया, मींस ये 90,000 अभी हो गए, ठीक है, 1,10,000 लगे थे, लेकिन मींस 1 लाख भी लगे, किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 3%। अब हैथवे में मेरा 8.7 यानी कि 9% के आसपास 8% पूरा लगा है, ठीक है। और उसके बाद में इतनी बड़ी फिगर, अब जेपी पावर है, जेपी पावर में मैं भी लॉस में चल रहा हूं, मेरी एवरेज इसमें कितनी है, 5.54 है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मैंने 34,900 शेयर्स इसके फिर से परचेज किए हैं यस्टरडे, और उसके बाद में आज फिर डाउन आ गया। अब अगर कुछ चीज निकलेगी तो वापस से इस तरह से हम एवरेजिंग करेंगे। अब पीएनबी में 8.5 लाख हैं, और यहां पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके बारे में सब पूछते हैं, तो मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, मेरा भी 10% माइनस में है। और अगर मैं फंड्स अवेलेबल दिखाऊं इस पर्टिकुलर अकाउंट में तो वो जीरो है, एक एक पैसा मार्केट में लगा हुआ है, 100% इन्वेस्टेड है। आप एक चीज समझो, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पर हम मार्केट में 100% इन्वेस्टेड नहीं होंगे तो कब होंगे? यही तो बात समझने की है, यहां पर यह समझदारी दिखाने की है। इस तरह के टाइम हमेशा आते हैं, और हमेशा आने के बाद में क्या होता है, इसको छोड़ दो, कुछ मत करो। अब इसमें से कुछ भी रीशफलिंग तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक किसी भी स्टॉक में 20% गेन ना आए। अब जब वो 20% गेन नजर आने लगेगा किसी भी स्टॉक में, तो 20% वहां से प्रॉफिट बुक करो, या टारगेट जो हमने डिसाइड किया हुआ उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करो। और जो दूसरे स्टॉक्स लोअर लेवल पर तब भी अवेलेबल है, और हमें पता है कि हमारी बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उनमें ऊपर जाने का दम है, उनको एवरेज कर लो। लेकिन एवरेज करने के बाद भी हमारे किसी भी स्टॉक में 7-8% से ज्यादा तो बिल्कुल ही गलत है। और मेरे भी इस पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 ही स्टॉक्स हैं जिसमें 7%, 7.5% तक पहुंचा है। अदरवाइज सभी में सिर्फ और सिर्फ 2%, 1% या 3% का मैं हिसाब किताब लेकर चलता हूं। बिकॉज अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर कैसे बात बनेगी। और मैं इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस करता हूं इसलिए तो करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सको और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल हो
सकें। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी मेरे स्टॉक को कभी भी रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ सिखाना होता है और सिखाकर जिस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं उसी तरीके से मैं ट्रेड करता हूं। यहां पर सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सारे, और जो स्टॉक्स मैंने शायद कुछ वीडियोस में डिस्कस किए होंगे और वो इसमें नहीं होगा, तो मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूं, मैं एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे नहीं रखता। और HDFC और ICICI ये एक अच्छे ब्रांड हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्टेड बैंक्स हैं, तो मेजोरिटी ऑफ मनी इज देयर। तो मैं वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता, तो इसलिए वहां पर मुझे ब्रोकरेज से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी एक स्ट्रेटजी होती है 3 टाइम्स इन 3 इयर्स। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बताता भी हूं कि 2 इयर्स में ये 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर 6 इयर्स में ये 7 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं उस तरह की ट्रेडिंग, जितना भी मेरा पैसा, मेजोरिटी ऑफ मनी वहां लगा होता है उसी तरीके से हिसाब से, तो वो मैं अलग डीमैट अकाउंट्स में रखता हूं। लेकिन जो मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, फास्ट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, फास्ट ट्रेडिंग में भी मेरा पर्पस कभी भी 3 to 6 मंथ से पहले नहीं होता। फास्ट ट्रेडिंग की भी मैं अगर बात करूं तो वो यहां पर आपके सामने है। नथिंग टू वरी अबाउट। स्टॉक मार्केट ऐसी ही चीज है, अगर हम यहां पर पेशेंस नहीं दिखा सकते तो बिलीव मी, मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। लर्न करने की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और जैसे यहां पर जय श्री कृष्णा लिखा हुआ है, जय श्री कृष्णा बोलते रहने की जरूरत है। तो जय श्री कृष्णा, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और मजे करना नहीं भूलना। मार्केट वापस आ जाएगी, मजे करते रहो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।